Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है ब्रह्मोस सीरीज का वन शॉट वीडियो और आज के वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका एक छोटा सा टॉपिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स का वन शॉट वीडियो डिस्कस करेंगे। हर एक न्यूमेरिकल बहुत शानदार होने वाला है और आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझने से पहले हमें यही समझना होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल आखिर है क्या। ये कोई खाने वाला चीज है या सर पे लगाने वाला चीज है। तो पहले इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये चीज मैग्नेटिक डाइपोल है क्या। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब नाम सुन के ही कुछ आइडिया लग रहा है कि दोनों पोल हो सकता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है और इसके वजह से एक डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है। तो ये देखो, ये है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में दो पोल होता है, एक साइड पे नॉर्थ पोल और दूसरे साइड पे साउथ पोल। तो ये है एक मैग्नेटिक डाइपोल जहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो बार मैग्नेट एक सिंपल एग्जांपल है मैग्नेटिक डाइपोल का। अब अगर ये बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। देखो, तो ये नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो होता है +m और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ होता है -m। इसको ऐसे याद रख सकते हो, जस्ट हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से एनालॉजी कर सकते हैं। नॉर्थ पोल को तुम इक्वेट करो +q से और साउथ पोल को तुम इक्वेट करो -q से। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो। तो नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ हुआ वो हुआ +m, इसको मैं थोड़ा जूम करके लिखता हूं। तो ये हुआ +m और साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ हुआ वो हम लोग -m लिखते हैं, ठीक है। तो साउथ पोल को तुम एनालॉजी करो -q से और नॉर्थ पोल को तुम एनालॉजी करो +q से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मोमेंट क्या था, चार्ज इनटू देयर सेपरेशन। तो क्या था, q इनटू 2l। तो ये हम लोग नॉर्थ पोल से साउथ पोल का जो डिस्टेंस है वो ले रहे हैं 2l, वो ले रहे हैं 2l। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था, -q टू +q। और यहां पर भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या सीखे थे, डाइपोल सीखे थे, ये होता है -q और ये होता है +q। इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, 2l। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा q इंटू 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, -q टू +q और ये होता है एक्सप्रेशन q इंटू 2l। सिंपल कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उन दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन। तो यहां पर भी सेम चीज है, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ है +m, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ है -m और इन दोनों पोल के बीच में सेपरेशन क्या है, 2l। तो इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ये होगा, अच्छा मैं +q को इरेज कर रहा हूं यहां पर और -q को इरेज कर रहा हूं। जस्ट मैं यही दिखाना चाहता था कि तुम साउथ पोल को एनालॉजी करो -q से और नॉर्थ पोल को एनालॉजी करो +q से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुआ -q टू +q और यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये हुआ M और ये हुआ m इंटू 2l। कोई भी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड ले लो। तो ये हुआ नॉर्थ पोल का +m, साउथ पोल का -m और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हुआ पोल स्ट्रेंथ इनटू देयर सेपरेशन। तो ये हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखते थे -q टू +q, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। अब कोई भी एक क्लोज लूप में जब करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। मतलब करंट कैरिंग लूप में ऑटोमेटिकली दो ऑपोजिट पोल जनरेट हो जाता है, एक फेस पे नॉर्थ पोल, दूसरे फेस पे साउथ पोल, और वो एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई क्लोज्ड लूप में करंट फ्लो होता है, चाहे वो कोई भी शेप हो, तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है, ठीक है। तो ये देखो, एक करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो ये मैंने एक सर्कुलर लूप लिया है, कोई भी शेप का तुम लूप ले लो, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो
वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब एक फेस पे होगा साउथ पोल, दूसरे फेस पे होगा नॉर्थ पोल, और उसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है। तो ये देखो, ये मैंने करंट लिया है एंटी क्लॉकवाइज शेप में, और इसका मान लो रेडियस है क्या, आर, ठीक है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये होगा सिंपल एन आई इंटू ए। ये मैंने माना कि इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये हुआ एन और ये हुआ आई, और इस सर्कुलर लूप का एरिया क्या हो जाएगा, ये होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर का एरिया होगा, रेक्टेंगल हुआ तो रेक्टेंगल का एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया डिपेंड करेगा फिगर के ऊपर, लेकिन ये जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू आई इंटू ए। ना एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है करंट, और ए क्या है एरिया। बार मैग्नेट के केस में तो तुम्हें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक डाइपोल डायरेक्शन है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, लेकिन करंट कैरिंग लूप में जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है तो उसका कैसे डायरेक्शन निकाले, बोलो बोलो बोलो। तो इसका सिंपल जो आंसर है वो है राइट हैंड थंब रूल। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये चार फिंगर को उस डायरेक्शन में तुम घुमाओ, थंब जिस डायरेक्शन में आ रहा है वही होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, सिंपल एज दैट। तो देखो करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये मैंने हाथ घुमाया, थंब आ रहा है बाहर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा सिंपली नॉर्मली आउटवर्ड्स। ये देखो, ये मैंने चार उंगली घुमाया, ये थंब आ रहा है बोर्ड से बाहर, तो ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन, जो तुम लिख सकते हो ये नॉर्मली आउटवर्ड्स, ठीक है। तो ये तुम लिख सकते हो नॉर्मली आउटवर्ड्स, ठीक है। डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ये चार उंगली घुमा दो, आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, थंब तुम्हें देगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, और कोई भी लूप मतलब शेप चाहे कोई भी हो, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया, और डायरेक्शन होगा बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो चलो कॉपी कर लो, चलते हैं प्रॉब्लम पर 1 2 3 4 5। तो ये हुआ आज का हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2। तो ये दोनों डायग्राम गिवन है, इन दोनों डायग्राम में हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। बोर्ड के प्लेन में ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस। YZ एक्सिस पे एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है, देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसका लेंथ है L, ब्रेथ है B, और जो x एक्सिस है वो है बोर्ड से बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस डायग्राम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, YZ तो है बोर्ड का प्लेन, और जो x एक्सिस है वो है बोर्ड के बाहर की तरफ, ठीक है। ये हुआ ओरिजिन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, n इंटू आई इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इंटू एरिया, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ भी नहीं गिवन है, तो तुम n को 1 ले सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अच्छा, तो ये हुआ वेक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 1, ये हुआ करंट, और इसके बाद एरिया, और डायरेक्शन क्या होगा, देखो करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, हाथ घुमाओ, तो ये थंब आ रहा है बोर्ड से बाहर की तरफ, और बोर्ड से बाहर की तरफ कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ करस्पॉन्डिंग होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हुआ एक्स एक्सिस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हाथ घुमाओ, थंब तुम्हें देगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो ये मैंने हाथ घुमाया, थंब आया बाहर की तरफ, मतलब एक्स एक्सिस में है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये हुआ एम वेक्टर इक्वल टू आई, एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हुआ आई एल बी, और ये हुआ आई कैप। तो इस कॉम्बिनेशन का मतलब इस डायग्राम का ये हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये देखो, ये भी YZ एक्सिस, YZ प्लेन पे ही रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है, ये हुआ लेंथ, ये हुआ ब्रेथ, और इसमें अब क्लॉकवाइज सेंस में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, एक्स एक्सिस है बोर्ड से बाहर की तरफ, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो है बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है। तो फिर से ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होगा, एम वेक्टर इक्वल टू आई इंटू ए, डायरेक्शन देखो अब क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर से हाथ घुमाओ, क्लॉकवाइज सेंस में चार उंगली घुमाओ, थंब आ रहा है बोर्ड के अंदर की तरफ, तो
बोर्ड के अंदर की तरफ कौन सा एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस, मतलब माइनस आई कैप हो जाएगा। तो ये हुआ माइनस आई कैप। देखो पहले केस में क्या था, पहले केस में एक्स एक्सिस था बोर्ड के बाहर की तरफ, करंट फ्लो हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये मैंने हाथ घुमाया, थंब मारा है बोर्ड से बाहर की तरफ, ये हुआ आई कैप। ठीक है, इस केस में एक्स एक्सिस बोर्ड से बाहर ही है लेकिन करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये मैंने क्लॉकवाइज सेंस में हाथ घुमाया, थंब मारा है बोर्ड के अंदर की तरफ, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस बोर्ड के अंदर, नेगेटिव एक्स मतलब ये हो जाएगा माइनस आई कैप। क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ एम वेक्टर इक्वल टू आई, लेंथ एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये हुआ माइनस आई कैप। तो सेकेंड डायग्राम का ये हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 3 पर। ठीक है, तो चलो, तो ये है प्रॉब्लम नंबर 3 और ये क्वेश्चन बहुत बहुत शानदार और सिंपल है। चलो एक बार प्रॉब्लम को रीड करते हैं। वी हैव ए वायर ऑफ लेंथ L which coiled to make a loop of 2 turns। तो एक वायर है जिसका लेंथ है L और उस वायर से हमने एक लूप बनाया जिसमें 2 टर्न प्रेजेंट है। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप इफ करंट I flows through it। तो हमें उस लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए और लूप में करंट फ्लो रहा है I। तो सबसे पहले अच्छा ये दिमाग में रखना होगा कि तुम आई एल के टर्म में ही आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर तुमने जो कॉइल बनाया उस कॉइल का जो रेडियस आएगा, कुछ भी रेडियस, तो फाइनल आंसर तुम रेडियस के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फाइनल आंसर तुम्हें एल के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो ये हुआ एक वायर, ठीक है, ये हुआ एक वायर, ठीक है, तो ये हुआ एक वायर जिसका लेंथ है एल, ठीक है, तो ये हुआ लेंथ गिवन है और इस वायर से हमने एक कॉइल बनाया जिसमें 2 लूप है। ठीक है, ये हुआ एक लूप और इसके ऊपर और एक हुआ ये लूप। ठीक है, तो ये हुआ और एक लूप, तो ये हुआ लूप का रेडियस, ये मैंने माना स्मॉल r। तो हम लोग l और r को कैसे लिख सकते हैं, देखो, तो ये हुआ लेंथ और ये बन जाएगा 2 इंटू 2 पाई r। अगर सिंगल टर्न हुआ, मान लो इसमें सिंगल टर्न था, ठीक है, मान लो इसमें सिंगल टर्न था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इंटू 2 पाई r, 2 पाई क्या, r क्या है सरकमफरेंस, और इसमें 2 टर्न है तो इसमें 2 इंटू 2 पाई r। ठीक है, तो ये बना L इक्वल टू 4 पाई R और इसमें R क्या बना, ये हुआ L बाई 4 पाई। मैं यही बोल रहा था कि फाइनल आंसर में तुम R को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फाइनल आंसर में तुम्हें L को ही रिप्रेजेंट करना होगा क्योंकि L गिवन है। अब मान लो इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तुम इसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कोई भी ले सकते हो क्योंकि हमें मैग्नेटिक मोमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये मैंने माना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हुआ I, ये हुआ I। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, m क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू I और ये हुआ a, तो ये क्या हो जाएगा, ये हुआ कैपिटल M। n कितना है इसमें, नंबर ऑफ टर्न कितना है, नंबर ऑफ टर्न है बेटा, नंबर ऑफ टर्न है 2, ओ बेटा जी, ठीक है, तो ये हुआ 2 और ये हुआ करंट I। एरिया क्या है, एरिया हो जाएगा इसमें पाई इंटू आर स्क्वायर, सर्कल है एरिया, ठीक है, तो ये हुआ m 2i इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर मतलब ये हुआ, आर स्क्वायर मतलब ये हुआ एल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 पाई स्क्वायर, तो ये हुआ एल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 पाई स्क्वायर ना। अच्छा 2 से 16 को काटो, ये हुआ 8, पाई से पाई को काटो, पाई से पाई को काटो, ये हुआ पाई, तो ये हुआ m इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ आई एल स्क्वायर, ये हुआ आई एल स्क्वायर डिवाइड बाई ये हुआ 8 पाई और ये हुआ फाइनल आंसर। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ये हुआ नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया 2i, एरिया कितना हुआ पाई आर स्क्वायर, ये हुआ 2i पाई, आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है एल स्क्वायर बाई 16 पाई स्क्वायर, पाई से पाई स्क्वायर गया 1 पाई तो कटा, 2 से 16 गया 8, तो ये हुआ i इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलो हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, तो चलो कॉपी कर लो 1 2 3 4 5। तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 और ये प्रॉब्लम भी बहुत शानदार है। अगर तुमने लास्ट प्रॉब्लम को ध्यान से समझा है तो इस प्रॉब्लम को तुम जस्ट चुटकी में सॉल्व कर सकते, चुटकी बजा के। ठीक है, तो ये हुआ एक सर्कल, सर्कल में देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस है r और इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो है m नॉट। ठीक है, अच्छा बेटर तुम इसको m से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, m, और इस सर्कल से हमने
एक स्क्वायर बनाया है जिसमें भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो रहा है। देख सकते हो दोनों ही केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आएगा वो सेम होगा दोनों ही केस में। इसमें जो डायरेक्शन आएगा वो होगा आउटवर्ड्स, इसमें भी आउटवर्ड्स। ठीक है, डायरेक्शन को लेके इसमें हमें झगड़ा नहीं है, सिर्फ हमें ये जो स्क्वायर लूप बनाया इसका हमें अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्क्वायर लूप। तो हमने ये सर्कल से एक स्क्वायर लूप बना है, इसका हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए। मान लो तुम इसमें करंट फ्लो रहा है I और इसमें करंट फ्लो रहा है 2I। ठीक है, तो हमें फाइनल आंसर I, R और M के टर्म में एक्चुअली रिपोर्ट करना होगा। तुम इसका जो साइड लोगे A या L, तुम इसके साइड के टर्म्स में आंसर को रिपोर्ट नहीं कर सकते। तुम फाइनल आंसर को I, R और M के टर्म में ही रिपोर्ट करना होगा, जैसे हमने लास्ट केस में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डाइपोल मोमेंट निकालो। M का एक्सप्रेशन क्या है? M एक आ रहा है, M इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? 1 है, तो ये हुआ I और ये हुआ पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ इस सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन। अब हमने जब इस सर्कल से ये स्क्वायर बनाया, स्क्वायर का हर एक साइड का लेंथ क्या है? ये हुआ A, ये हुआ A और ये हुआ A। तो टोटल लेंथ कितना हुआ? टोटल लेंथ कितना हुआ? टोटल लेंथ हुआ 4A। ये हुआ 4A और इसका सरकमफरेंस क्या है? ये हुआ 2 पाई R। हमने इस सर्कल से स्क्वायर को बनाया है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर मतलब चार साइड का नेट लेंथ क्या हुआ? ए 4A और इसका सरकमफरेंस क्या होगा? 2 पाई R। वो तो सेम होगा, तो ऐसे हम लोग A निकाल लेते हैं। ये हुआ A इक्वल टू 2 पाई R बाई 4। 2 से 4 काटो, ये हुआ 2, तो ये आया A इक्वल टू पाई R बाई 2। तो तुम फाइनल आंसर को A के टर्म में रिपोर्ट नहीं कर सकते, फाइनल आंसर को R के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि R गिवन है, साइड लेंथ तो गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसका मैंने माना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इसका मैंने माना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है सपोज ये हुआ M प्राइम। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स तो इसमें भी 1 है। I क्या है? इसमें जो करंट फ्लो है इसमें I है 2I, ध्यान से लिखना बेटा। और इसमें एरिया क्या हो जाएगा? A। ठीक है, तो ये हुआ M प्राइम और ये हुआ 2I। ठीक है, और इसमें एरिया क्या है? एरिया है A स्क्वायर। स्क्वायर का जो साइड एरिया होता है, स्क्वायर का जो एरिया क्या होता है? A स्क्वायर। ठीक है, आराम से बाबू, आराम से। 2I, नंबर ऑफ टर्न से 1, करंट कितना फ्लो रहा है? 2I और एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर का A स्क्वायर। अब हमें ये रिप्लेस करना है, ध्यान से देखो। ये हुआ M प्राइम, ये हुआ 2I। सबसे पहले तो A को रिप्लेस करो। A स्क्वायर मतलब ये हुआ पाई स्क्वायर R स्क्वायर, पाई स्क्वायर R स्क्वायर बाई ये हुआ 4। ठीक है, पाई स्क्वायर R स्क्वायर बाई ये हुआ 4। अच्छा, पाई स्क्वायर R स्क्वायर बाई 4, तो ये पाई स्क्वायर बाई 4, ये 2 से काटो, ये हुआ 2, तो ये M प्राइम आ रहा है, M प्राइम आ रहा है I इंटू ये कितना आ रहा है देखो, तो ये आ रहा है M प्राइम इक्वल टू ये हुआ I, ये हुआ पाई स्क्वायर और ये हुआ R स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हुआ 2I। A स्क्वायर मतलब क्या हुआ? पाई स्क्वायर R स्क्वायर बाई 4, तो 2 से 4 काटो 2, ये हुआ I पाई स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2। ये हुआ एक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हुआ एक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ I, करंट, रेडियस एंड ये हुआ कोई एक नंबर। अगर तुमने मान लो ये बोला है फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इन, और एक टर्म में ऐड करता हूं, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M, कैपिटल M। ठीक है, तो तुम्हें मान लो तुम ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा गिवन है कि तुम्हें ये वाला लास्ट पार्ट नहीं गिवन है, इन टर्म्स ऑफ n, हमें इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए। नॉर्मली कोई ये वाला मान लो ये वाला टर्म, ये वाला लाइन मिसिंग है, तो तुम यहां तक आके छोड़ सकते हो। लेकिन अगर ये गिवन है कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M, तो तुम्हें कुछ करना होगा और यहाँ पर कैपिटल M लाना होगा। तो कैपिटल M तुम कैसे ला सकते? देखो, अगर कोई जनरल एक्सप्रेशन गिवन है फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, तो तुम यहां तक आके छोड़ सकते हो। लेकिन अगर ये टर्म प्रेजेंट है इसके साथ, तो फिर से तुम्हें कुछ ना कुछ रिप्लेस करना होगा। तो तुम क्या रिप्लेस कर सकते हो? तुम यहां से I को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ M प्राइम, I क्या होगा? I हो जाएगा M बाई पाई R स्क्वायर, तो ये हुआ M डिवाइड बाई पाई R स्क्वायर और ये हुआ पाई स्क्वायर R स्क्वायर बाई ये हुआ 2,
ठीक है, क्वेश्चन में बोला है तुम्हें फाइनल आंसर में m को लाना होगा, तो मैं i को रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, i क्या हुआ यहां से m बाई पाई आर स्क्वायर, m बाई पाई आर स्क्वायर, और ये टर्म बचा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई स्क्वायर गया, ये हुआ पाई, तो ये हुआ m प्राइम इक्वल टू ये हुआ m पाई बाई 2, तो ये हुआ स्क्वायर लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं, i का एक्सप्रेशन हुआ m बाई पाई आर स्क्वायर, और ये हुआ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई स्क्वायर गया पाई, ये हुआ m इंटू पाई, और नीचे हुआ 2, तो ये हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं हमारे एक कंसेप्ट के ऊपर, एरिया वेक्टर, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 आएगा जो बहुत बहुत शानदार है। ठीक है, तो चलते हैं 1 2 3 4 5। तो पहले हमें इस कंसेप्ट को समझना होगा ताकि हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक पैरेललोग्राम, देख सकते हो। ठीक है, ए बी सी डी, पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखो ये हुआ नेक्स्ट, पहले ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, ये चल रहा है साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, ए बी क्रॉस बी सी, नेक्स्ट तुम लिख सकते हो बी सी क्रॉस सी डी। ठीक है, नेक्स्ट ये हुआ सी डी क्रॉस डी ए। ठीक है, और इसके बाद लास्ट डी ए क्रॉस ए बी, साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, एरिया वेक्टर एक वेक्टर है, और ऑब्वियसली कोई एक वेक्टर दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से ही आता है। ठीक है, तो ये हुआ ए बी क्रॉस बी सी, उसके बाद बी सी क्रॉस सी डी, फिर सी डी क्रॉस डी ए क्रॉस ए बी। ठीक है, तो हर केस में एरिया वेक्टर का रिजल्ट सेम ही आएगा, और ये अगर ट्रायंगल होता है तो ये आता है ए बी क्रॉस बी सी, उसका आगे एक हाफ लगा दो, नेक्स्ट बी सी क्रॉस सी ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो हाफ। ठीक है, और नेक्स्ट सी ए क्रॉस ए बी, उसका आगे एक हाफ लगा दो, आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का जब तुम एरिया लिखते हो तो दोनों वेक्टर को क्रॉस करके सामने एक हाफ लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारे आज का लास्ट प्रॉब्लम पर, लिख लो फटाफट से। तो ये है आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम, और लास्ट प्रॉब्लम तो गजब प्रॉब्लम होता है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये है कौन सा एक्सिस, ये है मान लो y एक्सिस। ठीक है, और ये है x एक्सिस, और ये है z एक्सिस, मतलब y z एक्सिस है बोर्ड के प्लेन में, और x एक्सिस है बोर्ड से बाहर की तरफ, और ये है एक करंट कैरिंग लूप जिसका देख सकते हो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। ठीक है, और ये वाला एंगल है 60 डिग्री, मतलब ये लूप एक के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और इसमें करंट फ्लो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, करंट है I, ये है लेंथ L, ये है ब्रेथ B, ये एंगल 60 डिग्री, और इसका हमें चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसमें अगर तुम सिर्फ करोगे NIA तो आंसर नहीं आएगा बाबूजी, मतलब बेटा जी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा m इक्वल टू ये हो जाएगा I इंटू A वेक्टर। ठीक है, इसमें हमें एरिया वेक्टर का कंसेप्ट यूज करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ I, और इसमें एरिया वेक्टर का जो मेन कंसेप्ट आएगा, तो चलो पहले हम लोग एरिया वेक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो एरिया वेक्टर को जो हमने ये कंसेप्ट सीखा, ये हो जाएगा कितना, देखो करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम लोग ऐसे लेते हैं ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, तो ये हुआ ए बी क्रॉस बी सी वेक्टर। ठीक है, अब देखो ए बी वेक्टर को निकालना होगा, ए वेक्टर क्या होगा देखो, तो ये है साइड बी। ठीक है, इसका पहले कंपोनेंट निकालो। ठीक है, ये हुआ बी, तो ये आएगा cos 60। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये है बी ना, ये हुआ बी, तो इसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट आएगा बी cos 60, और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट आएगा बी sin 60, वेक्टर रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये आ रहा है बी cos ऑफ 60 डिग्री, और ये जो कंपोनेंट आएगा ये हुआ बी sin 60। ठीक है, तो पहले हम लोग ए बी वेक्टर को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ए वेक्टर। ठीक है, बी का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट आया बी cos 60, तो ये हुआ बी cos 60 डिग्री, और ये हुआ एक्स एक्सिस पे ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग यूनिट आई कैप, और ये हुआ बी sin 60। ठीक है, तो ये हुआ बी sin 60, और ये आ रहा है वाई एक्सिस पे, तो ये हुआ जे कैप। सिंपल वेक्टर रिलेशन किया। ठीक है, ये हुआ बी, ये हुआ बी cos 60, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस बी sin 60, बी cos 60 एक्स एक्सिस में, तो ये हुआ आई कैप, बी sin 60 है वाई एक्सिस में, तो ये हुआ जे कैप। ठीक है, तो ये हुआ बी cos 60 मतलब sin 30 हाफ। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ cos 60 मतलब sin 30 हाफ, तो ये हुआ b/2 आई कैप,
और b साइन 60 मतलब √3/2, ठीक है। तो ये हुआ √3/2 और ये हुआ j कैप, क्लियर। तो ये हुआ a b वेक्टर हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हुआ a b वेक्टर का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्या निकालना है, bc वेक्टर ना। तो ये हुआ bc वेक्टर, bc वेक्टर को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो नीचे लिखते हैं, बहुत जगह है, ठीक है। तो ये हुआ bc वेक्टर, bc वेक्टर मतलब ये हुआ लेंथ, लेंथ है कौन से एक्सिस पर, z एक्सिस पर। तो ये हुआ l और इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या होगा, j कैप, z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आता है यूनिट वेक्टर k कैप, ठीक है। तो ये हुआ l k कैप। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हुआ a वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये हुआ a वेक्टर जो आएगा a b क्रॉस ये हुआ b c। तो a वेक्टर आ रहा है b/2 i कैप प्लस b √3/2 j कैप क्रॉस bc वेक्टर इक्वल टू l k कैप, ठीक है। b/2 i कैप प्लस b √3/2 j कैप l k कैप। नेक्स्ट ये क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा और इसका जो सिंपल मेथड है वो है क्लॉक रूल, ठीक है। पहले देखो, पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है bl/2, ये हुआ bl/2 i क्रॉस k कैप, मतलब ये घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये आएगा माइनस j कैप। तो ये हुआ माइनस j कैप प्लस b √3/2, फिर इसके साथ इसका b √3/2 और ये हुआ l। नेक्स्ट j क्रॉस k है क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये आ रहा है i कैप, ठीक है। और एक बार रिपीट कर देता हूं, जिन लोगों को भूलने का बीमारी है उन लोगों को चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं, ठीक है। पहले इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो b/2 इंटू l, ठीक है। i क्रॉस के अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो सिंपल प्लस आता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो माइनस आता है। देखो b/2 इंटू l, i क्रॉस के आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो आगे माइनस आएगा, फिर i क्रॉस के बाद क्या आ रहा है j, तो ये हुआ j कैप। फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो b √3/2, ये हुआ l, j क्रॉस के मतलब क्लॉकवाइज, तो प्लस आ रहा है और इसके बाद j क्रॉस के बाद क्या आ रहा है i कैप, ठीक है। i क्रॉस के तो ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, नेक्स्ट आ रहा है j, तो माइनस j कैप। नेक्स्ट j क्रॉस के क्लॉकवाइज, तो इसके बाद आ रहा है i कैप, क्लियर, ठीक है। तो ये हुआ एरिया वेक्टर का एक्सप्रेशन और इसके साथ क्या होगा, i मल्टीप्लाई कर दो जस्ट, ठीक है। तो हम लोग m का एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। m का एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ i इंटू a, जस्ट इसके साथ i मल्टीप्लाई कर दो क्या है, ठीक है। तो ये हुआ माइनस i bl/2, ये हुआ माइनस i bl/2 और ये हुआ j कैप प्लस ये हुआ √3 bli/2 और ये हुआ i कैप ना, ठीक है ना। जस्ट इसके साथ i मल्टीप्लाई कर दो, i क्या है, करंट। तो i bl/2 ये हुआ माइनस j कैप और √3 bl/2 i इज दैट i कैप, ठीक है ना, j क्रॉस के i कैप, ठीक है। तो देख लो एक बार i bl/2 माइनस j कैप प्लस √3 bl/2 और ये हुआ करंट और साथ i कैप, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का ये था आंसर, ठीक है। तो आज के लिए ये प्रॉब्लम पर ही हम लोग आज का वीडियो एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से बहुत ध्यान से पढ़ाई करो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, ऑल द बेस्ट।